आज के वेक्टर एनालिसिस के लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल और डाइवर्जेंस थ्योरम को। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं सरफेस इंटीग्रल की। अगर हमारे पास S एक टू साइडेड सरफेस हो, टू साइडेड सरफेस का क्या मतलब है? टू साइडेड सरफेस का मतलब ये है कि जैसे कि आपके सामने ये एक मोबियस स्ट्रिप है। मोबियस स्ट्रिप की एक साइड पर अगर आप मूव कर रहे हो तो मूव करते करते आप इसकी बाउंड्री को भी क्रॉस नहीं करेंगे और आप इसकी दूसरी साइड पर पहुंच जाएंगे। लग ये रहा है कि इस मोबियस स्ट्रिप की दो साइड्स हैं। आप एक साइड से मूव करना शुरू करें, इसी साइड पर मूव करते करते आप दूसरी साइड पर पहुंच जाएंगे। और अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक सरफेस जो है स्फीयर है, इस स्फीयर की आप बाहर की साइड पर मूव कर रहे हो तो आप कभी भी अंदर की साइड पर नहीं जा सकते, और अगर अंदर की साइड पर मूव कर रहे हो तो कभी भी बाहर की साइड पर नहीं आ सकते। ऐसी सरफेसेस को हम टू साइडेड सरफेसेस कहते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है, इस वक्त इस रफ आइडिया को आप याद रखें कि अगर आपको किसी सरफेस की दो साइड्स फील हो रही हों और आप एक साइड से मूव करते करते दूसरी साइड पहुंच जाएं, जैसा कि मोबियस स्ट्रिप, तो फिर वो टू साइडेड सरफेस नहीं है बल्कि सिंगल साइडेड सरफेस है। और अगर आप एक साइड पर मूव करते करते दूसरी साइड पर ना पहुंच सकें, जैसे कि स्फीयर, तो फिर वो टू साइडेड सरफेस है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो S है वो टू साइडेड सरफेस हो, एनी वन ऑफ द टू साइड्स कैन बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। इन दो साइड्स में से किसी भी एक साइड को आप पॉजिटिव साइड कंसिडर कर लें। फ़र्ज़ करें मैं इस स्फीयर की बाहर वाली साइड को पॉजिटिव साइड कंसिडर कर लेता हूँ, चाहूँ तो मैं अंदर वाली साइड को भी पॉजिटिव साइड कंसिडर कर लेता हूँ। किसी भी एक साइड को आपने पॉजिटिव कंसिडर कर लेना है और n एक यूनिट नॉर्मल हो पॉजिटिव साइड ऑफ द सरफेस पे। अगर मैंने बाहर वाली साइड ली है तो बाहर वाली साइड पर नॉर्मल ले लूँ, इसको मैं पॉजिटिव नॉर्मल इस साइड पर कहूँगा। और अगर मैंने अंदर वाली सरफेस ली है और मैं अंदर वाली साइड पर एक यूनिट नॉर्मल ले लूँ तो मैं कहूँगा ये यूनिट नॉर्मल ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द सरफेस है। किसी भी एक साइड को आपने पॉजिटिव ले लेना है, उस साइड के ऊपर आपने नॉर्मल लेना है। उस नॉर्मल को हम इस वक्त डिनोट कर रहे हैं किसके साथ? n के साथ डिनोट कर रहे हैं। dr³ का कोई सबसेट है और S जो है, ये जो सरफेस है, ये इस D का भी सबसेट है। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जो हमारे पास स्फीयर है ये हमारी सरफेस S है और ये सरफेस S जो है वो अंदर है D के। D हमारे पास कोई r³ का सबसेट है और S जो है वो इस D का सबसेट है। फाई जो है वो स्केलर फील्ड है, ये डिफाइंड भी है, कंटिन्यूस भी है ऑन S। बेसिकली फाई डिफाइंड और कंटिन्यूस ऑन D है और S क्योंकि D का सबसेट है तो फाई कंटिन्यूस और डिफाइंड ऑन S है। और V एक वेक्टर फील्ड है, ये भी D पर कंटिन्यूस और डिफाइन है, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि ये वेक्टर फील्ड S पर कंटिन्यूस भी है और डिफाइंड भी है। अब इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में हम कहने लगे हैं कि सरफेस इंटीग्रल किसको कहते हैं। इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में अगर हम इंटीग्रल लें v डॉट n ds, बेसिकली v डॉट n की वैल्यूज़ को हम सम अप करें ऑन द सरफेस S, तो हम इसको सरफेस इंटीग्रल कहेंगे। या हम फाई की सारी वैल्यूज़ जो सरफेस के पॉइंट्स के ऊपर निकालें, उन सारी वैल्यूज़ को सम अप कर लें तो हम उसे भी सरफेस इंटीग्रल कहेंगे। ये कुछ सरफेस इंटीग्रल्स की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी हम डिफरेंट सरफेस इंटीग्रल्स एवेल्यूएट कर सकते हैं। इन सरफेस इंटीग्रल्स को हम डबल इंटीग्रल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हमने सरफेस इंटीग्रल हल करना होगा, जैसे यहाँ पे फाई की वैल्यूज़ का सम करना होगा, फाई की वो वैल्यूज़ जो हम सरफेस S के पॉइंट्स पर निकालेंगे तो हम उसको डबल इंटीग्रल की मदद से सम अप करेंगे, डबल इंटीग्रल की मदद से हल करेंगे, जो डबल इंटीग्रल आप रियल एनालिसिस में कैलकुलस के अंदर सीख चुके हैं। इस तरह से हमने v डॉट n की वो वैल्यूज़ जो S के पॉइंट्स के ऊपर हैं, जब उनको सम करना होगा तो इन वैल्यूज़ का सम भी हम रियल एनालिसिस वाले या कैलकुलस वाले डबल इंटीग्रल की मदद से सॉल्व करेंगे। इसलिए हम इस इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या सरफेस इंटीग्रल का कोई फ़ायदा भी है
और नेक्स्ट नोट में हम यही फ़ायदा लिखने लगे हैं। जो सरफेस इंटीग्रल v डॉट एन डी एस अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें फ्लक्स देता है ओवर द सरफेस s। तो ये सरफेस इंटीग्रल का फ़ायदा है, आपने इस फ़ायदे को याद रखना है कि v डॉट एन डी एस से हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा, वेक्टर फील्ड v का ओवर द सरफेस s। के वेक्टर फील्ड v कोई फ्लूइड जो है वो सरफेस s के यूनिट एरिया को यूनिट टाइम में कितना क्रॉस कर रहा है वो हमें फ्लक्स v डॉट एन डी एस वाले सरफेस इंटीग्रल से मिलेगा। सरफेस इंटीग्रल को एवेल्यूएट कैसे किया करते हैं, हम वो मेथड सीखने लगे हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो सरफेस है उसका प्रोजेक्शन हमने लिया xy प्लेन में और वो प्रोजेक्शन r है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये ऊपर सरफेस s है, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हैं। हमने इस सरफेस का प्रोजेक्शन लिया xy प्लेन में, वो ये प्रोजेक्शन बना। इस प्रोजेक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं r से। तो हम बेसिकली जब सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो इस रीजन r के ऊपर डबल इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। अगर हमने सरफेस इंटीग्रल v डॉट एन डी एस सॉल्व करना है तो हम v डॉट एन की वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे इस रीजन r में, और इस रीजन r में सॉल्व करने के लिए हम इसको dx और dy वाले डबल इंटीग्रल या dy और dx वाले डबल इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारे पास जो ds है ओवरऑल वो dx dy ओवर n डॉट k के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा, जहाँ पर याद रहे n नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस है, k जो है वो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग z एक्सिस है। अगर हमने प्रोजेक्शन लिया है r xy प्लेन में तो हम इस सरफेस इंटीग्रल को x और y वाले डबल इंटीग्रल में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमने x और y वाले डबल इंटीग्रल में चेंज कर लिया है तो हम इसकी इंटीग्रेशन x के और y के रिस्पेक्ट से या dy और dx में चेंज करके y और x के रिस्पेक्ट से ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इस सरफेस का प्रोजेक्शन xz प्लेन में ले लें और इस सरफेस का प्रोजेक्शन yz प्लेन में ले लें तो भी हम इस डबल इंटीग्रल v डॉट एन डी एस को सॉल्व कर सकते हैं अगर r प्रोजेक्शन हो जाए xz प्लेन में। अगर r प्रोजेक्शन xz प्लेन में हो जाएगा तो फिर ये जो डबल इंटीग्रल v डॉट एन डी एस है ये किसके इक्वल आएगा, गेस करें। जब xz प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ dx और dz आ जाएंगे। xz प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर y एक्सिस के लॉन्ग j होगा तो यहाँ n डॉट k की जगह n डॉट j आ जाएगा, और उस सूरत में यही वाला सरफेस इंटीग्रल v डॉट एन डी एस इक्वल होगा v डॉट एन डी एक्स डी जी, और n डॉट k की जगह यहाँ पर हमारे पास j आ जाएगा। k की जगह हमारे पास यहाँ j होगा n डॉट j का मैग्नीट्यूड। और गैस करें अगर हम प्रोजेक्शन जो है वो इसका ले लेते हैं yz प्लेन में, तो yz प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ पे dx dy की जगह dy dz आ जाएगा, और हमारे पास जो नीचे आना है वो n डॉट i आ जाएगा। ये dy dz भी ले सकते हैं, dz dy भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली जैसे हमें डबल इंटीग्रल की लिमिट्स मिल सकेंगी आसानी से उस तरह से हम इसको ले लिया करेंगे। तो जो सरफेस इंटीग्रल v डॉट एन डी एस है हम उसको 3 डिफरेंट वेज में सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी वेज हो सकते हैं, लेकिन ये 3 पर्टिकुलर वेज आपने याद रखने हैं। अगर हम प्रोजेक्शन ले लें सरफेस का xy प्लेन में, अगर हम सरफेस का प्रोजेक्शन ले लें xz प्लेन में, अगर हम सरफेस का प्रोजेक्शन ले लें yz प्लेन में, तो डबल इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा ये आम डबल इंटीग्रल कैलकुलस वाले में, और उसे उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जांपल में हम इसको सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल की मदद से हम समझने लगे हैं कि सरफेस इंटीग्रल को कैसे एवेल्यूएट किया जाए। एग्जांपल है, एवेल्यूएट करना है हमने सरफेस इंटीग्रल a डॉट एन डी एस, जहाँ पर a हमें गिवन है 18zi माइनस 12j प्लस 3yk है, और s हमें गिवन है सरफेस वो इस प्लेन का पार्ट है, 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12 वाले प्लेन का पार्ट है, विच इज़ लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, वो वाला पार्ट जो फर्स्ट ऑक्टेंट में है। सबसे पहले इसको एक पिक्चर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने ऊपर प्लेन है, कौन सा वाला, 2x
प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन इस प्लेन को बाउंड कर दिया गया है फर्स्ट ऑक्टेंट में, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और ये वाला पोर्शन जो है इस वक्त हमारे सामने जो है ये फर्स्ट ऑक्टेंट है। ये प्लेन का वो वाला पार्ट है जो फर्स्ट ऑक्टेंट में बाउंड हो गया है। हमने सरफेस इंटीग्रल मालूम करना है इस सरफेस के लिए। उसके लिए क्या तरीका अख्तियार किया जाए? उसके लिए हम यहाँ पे जो तरीका अख्तियार करने लगे हैं, हम इसका प्रोजेक्शन लेने लगे हैं एक्स वाई प्लेन में। इंटीग्रल ए डॉट एन डी एस को एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेकर, अगर मैं एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन को कह लूँ वो आर है, तो डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर हो जाएगा। ऊपर हमारे पास ए डॉट एन आएगा, नीचे एन डॉट के का मैग्नीट्यूड आएगा। डी एक्स डी वाई आ सकता है या डी वाई डी एक्स भी आ सकता है, इट डिपेंड्स कि हम किस आर्डर में इंटीग्रेशन करना पसंद कर रहे हैं। हमारे लिए लिमिट्स निकालना किधर से आसान है। ये जो नीचे ब्लू कलर है ये इस ऊपर वाले प्लेन का प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में। तो प्रोजेक्शन हमें पता चल रहा है क्या है। हमें सरफेस इंटीग्रल वैल्यूएट करने के लिए ए डॉट एन वैल्यूएट करना है, एन डॉट के का मैग्नीट्यूड वैल्यूएट करना है, और फिर डबल इंटीग्रल वैल्यूएट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम वैल्यूएट करने लगे हैं वेक्टर एन। वेक्टर एन जो है हम कह रहे हैं वो इस सरफेस का, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। अगर हमारे पास किसी भी सरफेस की इक्वेशन मौजूद हो तो उसका नॉर्मल वेक्टर कैसे मालूम किया करते हैं, याद करते हैं। अगर हमारे पास सरफेस की इक्वेशन मौजूद हो तो हम उसका नॉर्मल वेक्टर मालूम कर सकते हैं, और नॉर्मल वेक्टर का फार्मूला होगा, अगर सरफेस की इक्वेशन फाई एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0 है तो नॉर्मल का फार्मूला होगा पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई जे प्लस पार्शल फाई ओवर पार्शल जी के। ये हमारे पास किसी भी सरफेस के नॉर्मल वेक्टर का फार्मूला है। पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई, पार्शल ओवर पार्शल वाई जे, और प्लस पार्शल फाई ओवर पार्शल जी के। यहाँ पे हमें जो सरफेस दी हुई है उसके लिए एन क्या बन जाएगा? जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से मालूम करेंगे तो वो 2 आएगा। जब पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से मालूम करेंगे तो वो 3 आएगा। जब पार्शियल डेरिवेटिव इसका जी के रिस्पेक्ट से मालूम करेंगे तो वो 6 आएगा, और नॉर्मल वेक्टर 2, 3 और 6 आ गया। और हमें फार्मूले में चाहिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे मालूम किया करते हैं? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो इसका मालूम कर लेते हैं मैग्नीट्यूड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 7 आ गया। और अब हम यूनिट वेक्टर एन मालूम कर सकते हैं। एन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके वो 2/7, 3/7 और 6/7। हम इसको आई जे के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। हमने एन वेक्टर मालूम कर लिया। सेकेंडली अब हमें मालूम करना है ए डॉट एन। लेकिन ए डॉट एन मालूम करने से पहले मैं मालूम करना चाहूँगा इसमें एक्स वाई प्लेन के अंदर इसके प्रोजेक्शन की लिमिट्स। तो हम इस प्रोजेक्शन की लिमिट्स निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं ये जो लाइन ए बी है इसकी इक्वेशन क्या है। ये जो हमारे पास प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12, जब ये प्लेन एक्स वाई प्लेन को कट कर रहा है तो एक्स वाई प्लेन के इंटरसेक्शन से ये लाइन बन रही है। इसके लिए अगर हम इस प्लेन की इक्वेशन में z को 0 पुट कर लें तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन देखने से पहले ज़रा देखते हैं इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में। और ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये वो वाली लाइन है जो कि बनी है प्लेन में z को 0 पुट करने से। z को 0 पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। और अगर ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 जो इक्वेशन है इसमें मैं y को 0 रख लूँ तो x की वैल्यू 6, यानी इस लाइन का x इंटरसेप्ट 6 है। x को 0 रख लूँ तो y की वैल्यू 4, ये इसका y इंटरसेप्ट है। हमारे पास ये लाइन का x और y इंटरसेप्ट है, ये स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। और हमें मालूम करनी है इस वाले रीजन की लिमिट्स। ये हमारे पास रीजन है जो कि इस सरफेस का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन है। इसकी लिमिट्स निकालना चाहते हैं।
लाइन ए बी की इक्वेशन हम देख चुके हैं, 2x + 3y = 12 है। अगर हम इसमें x की लिमिट्स निकालना चाहते हैं पहले और y की बाद में, तो हमने ये ली है लाइन x एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन जब इस रीजन में एंटर हो रही है तो यहाँ पर ये इसको कट कर रही है, इसकी x लिमिट होगी, और जब ये इससे लीव हो रही है तो ये इस गोल्डन लाइन को कट करती हुई जा रही है। गोल्डन लाइन में से जो x आएगा हमारे पास वो इसकी x की अपर लिमिट होगी। तो इसमें जो लिमिट्स हैं हमारे पास x की लेफ़्ट साइड से, जब ये एंटर हो रही है लाइन ब्लू वाली इस रीजन में तो उसका x 0 है। जब ये लीव कर रही है तो गोल्डन लाइन को कट कर रही है। गोल्डन लाइन की इक्वेशन ये है 2x + 3y = 12। इसमें से x मालूम करें तो वो 12 - 3y/2 है। ये x की लिमिट्स हो गई। y की लिमिट्स निकालते हैं। y की लिमिट्स निकालने के लिए इस लाइन को नीचे मूव करें पहले। अगर आप इस लाइन को नीचे को मूव करेंगे तो आखिरी दफ़ा यहाँ पर ये लाइन इस रीजन को कट करेगी और यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास 0 है। और इस लाइन को आप ऊपर को मूव करें, जब ये आखिरी दफ़ा इस रीजन R को कट करेगी तो ये यहाँ से पास करेगी और यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो y की जो लिमिट्स हैं हमारे पास वो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट y = 4 आ गई हैं। हमने x और y की लिमिट्स मालूम कर ली हैं। ये डबल इंटीग्रल हमने वैल्यूएट करना है। इसमें हमें ज़रूरत है a डॉट n की। a और n का डॉट प्रोडक्ट हल करते हैं। a और n का डॉट प्रोडक्ट हल करने के लिए दोनों के i कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 18z को जब आप 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 18z, दोनों के j कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 को -12 से, तो 3/7 × 12 और माइनस, और फिर प्लस 6/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, 6/7 × 3y। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/7 कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा 36z - 36 + 18y। हमने इस a डॉट n को इस डबल इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। डबल इंटीग्रल हमने वैल्यूएट करना है x और y के रिस्पेक्ट से। इस वक्त इसमें वेरिएबल z और y हैं। मुझे वेरिएबल z को ख़त्म करना है। z को कैसे ख़त्म करें? हम ये इंटीग्रल एवेल्यूएट कर रहे हैं इस सरफेस के ऊपर 2x + 3y + 6z = 12 पे। यहाँ से z की वैल्यू निकालते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। या अगर हमारे पास डायरेक्ट ही 36z + 18y की वैल्यू आ जाए तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y + 6z = 12। वैल्यू मालूम करना चाहते हैं 36 + 18y की। उसके लिए 3y और 6z को लेफ़्ट पर रखें, 2x को राइट पर ले जाएं तो 6z + 3y बन गया 12 - 2x। और 36z + 18y बनाने के लिए इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो 36z + 18y आ गया 72 - 12x के। यहाँ पर ये जो 36z + 18y है इसकी जगह 72 - 12x लिख लेते हैं तो हमारे पास a डॉट n आ गया 1/7। 36z + 18y की जगह 72 - 12x और ये वाला -36 एज इट इज़। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 72 और माइनस का 36 प्लस का 36 बन जाएंगे -12x और साथ में बाहर 1/7। ये हमने a डॉट n मालूम कर लिया है। अब इस सरफेस इंटीग्रल को वैल्यूएट करने के लिए इस डबल इंटीग्रल के अंदर a डॉट n लिखते हैं, n डॉट k का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, x और y की जो हमने लिमिट्स निकालनी हैं वो लिखते हैं और इसको वैल्यूएट करते हैं। तो अब इस सरफेस इंटीग्रल को वैल्यूएट करने के लिए a डॉट n हम कैलकुलेट कर चुके, n डॉट k कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास n है। जब हम इस n का k के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये k कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा और n डॉट k का आंसर जो है हमारे पास 6/7 आ जाएगा। और फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है हमने n डॉट k का मॉडुलस। जब 6/7 का मॉडुलस लेंगे तो n डॉट k का मॉडुलस 6/7 ही आ जाएगा। फाइनली हमारे पास a डॉट n भी मौजूद है, n डॉट k का मैग्नीट्यूड भी मौजूद है, x और y की लिमिट्स भी हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। तो इस सरफेस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करने लगे हैं इन द फॉर्म ऑफ डबल इंटीग्रल। और इन द फॉर्म ऑफ डबल इंटीग्रल हमारे पास x की लिमिट्स क्या आएंगी? x की लिमिट 0 से 12 - 3y/2,
y की लिमिट्स 0 से 4, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन dx और dy की तरतीब में कर रहे हैं तो अंदर वाले इंटीग्रल में मैंने x की लिमिट्स लिखी हैं, बाहर वाले इंटीग्रल में y की लिमिट्स, और इंटीग्रेंड जो है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है उसमें a डॉट n की जगह हम लिख रहे हैं 36 12x/7 और नीचे n डॉट k के मैग्नीट्यूड की जगह हमने लिख लिया 6/7। इसको करना है हमने सिंप्लीफाई। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में से 36 माइनस 12x में से 6 कॉमन आएगा, वो इस नीचे वाले 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ऊपर रह जाएगा अंदर हमारे पास 6 माइनस 2x। तो हमारे पास इंटीग्रेंड में यहाँ पे रह गया 6 माइनस 2x, बाकी सेम सारा कुछ एज इट इज़ आ गया। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है x के रिस्पेक्ट से। x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो है 0 से 4 फर्स्ट इंटीग्रल ऐसे ही रहेगा। ये जो अंदर वाला इंटीग्रल है x के रिस्पेक्ट से सॉल्व हो जाएगा, 6 के साथ 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा, 2 एज इट इज़ x का इंटीग्रल x² आ जाएगा और इसकी जो लिमिट्स हैं वो हम यहाँ राइट साइड पर लिख लेंगे और y के रिस्पेक्ट से अभी हमने इंटीग्रेशन करनी है। और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने से पहले ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले ये 6 में x की जगह 12 माइनस 3y/2 आ जाएगा, माइनस ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी हम यहाँ पर x की जगह 12 माइनस 3y/2 लिख लेंगे, उसका स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने से पहले इसको थोड़ा सा करेंगे हम सिंप्लीफाई। यहाँ पर 2 1 ज़ा 1 और 2 3 ज़ा 6, यहाँ 3 आ जाएगा। बाहर वाला इंटीग्रल 0 से 4 dy एज इट इज़। अंदर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 माइनस 9y आ गया, इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। मज़ीद इंटीग्रेशन करने से पहले जब आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास अंदर रह जाएगा 36y माइनस 9y²/4 और जब आप इसकी इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से करेंगे, सिंपल सी इंटीग्रेशन है और लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से 4, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर 24 आ जाएगा। ये हमने एक सरफेस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करने की प्रैक्टिस की है। और अब हम बात करने लगे हैं वॉल्यूम इंटीग्रल की। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई सरफेस है, उसने एनक्लोज़ किया हुआ है एक वॉल्यूम v को। फ़र्ज़ करें ये सिलेंडर हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर वॉल्यूम v इनक्लोज़ हो रहा है। इस पूरे पोर्शन के अंदर अगर हम किसी फंक्शन की वैल्यूज़ लेकर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर उनका सम करें, वो फंक्शन स्केलर फील्ड हो या वेक्टर फील्ड हो, तो उसके सम के आंसर को हम कहेंगे वो हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है। फ़र्ज़ करें फाई कोई स्केलर फील्ड फंक्शन है जो डिफाइंड भी है, जो कंटिन्यूस भी है इनसाइड एंड ऑन द सरफेस। इस पूरे वॉल्यूम v में से, इस पूरे रीजन में से जो सरफेस ने बाउंड किया है, कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट के ऊपर ये स्केलर फील्ड फाई जो है वो डिफाइंड भी है और कंटिन्यूस भी है। और अगर a हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है और वो वेक्टर फील्ड भी इस सरफेस के और अंदर और हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस भी है और डिफाइंड भी है, तो हम वॉल्यूम इंटीग्रल किसको कहेंगे? अगर हम फाई की वैल्यू इस रीजन के हर पॉइंट के ऊपर मालूम करके उसको सम कर लें और हम उसको लिखें फाई डी ट्रिपल इंटीग्रल v के ऊपर, तो हम इसको कहेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। इसी तरह अगर हम a की वैल्यूज़ इस सरफेस इस रीजन के हर पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करके उनको सम कर लें तो हम उसको भी वॉल्यूम इंटीग्रल कहेंगे और उसे लिखेंगे a डी ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v। तो ये हमने डिफ़ाइन किया है कि वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वॉल्यूम इंटीग्रल की। हम वॉल्यूम इंटीग्रल को स्पेस इंटीग्रल भी कहा करते हैं। तो अब हम एवेल्यूएट करते हैं एक एग्जांपल के अंदर वॉल्यूम इंटीग्रल। एग्जांपल हमारे पास ये है कि फाई हमारे पास फंक्शन है 45x² और v हमारे पास वॉल्यूम है जो कि क्लोज्ड हुआ है रीजन कौन से प्लेन 4x + 2y + z 8 वाले प्लेन से, x 0 वाले प्लेन से, y 0 वाले प्लेन से और z 0 वाले प्लेन से। फाई हमारे पास कोई स्केलर फील्ड फंक्शन है
V वॉल्यूम है जो कि क्लोज हुआ है सरफेस से मिलकर। कौन सी सरफेस से मिलकर क्लोज हो रहा है? ये प्लेन्स, 4 प्लेन्स हैं, 4x + 2y + z = 8, x = 0, y = 0, z = 0। तो हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम इंटीग्रल फाई dv ओवर द वॉल्यूम v, और वॉल्यूम v जो है वो इन 4 प्लेन से एनक्लोज हो रहा है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस वॉल्यूम इंटीग्रल को हम एवेल्यूएट करना चाहते हैं। इसके लिए dv को मैंने dz dx dy लिख लिया है। जो रीजन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इस ट्रिपल इंटीग्रल की लिमिट्स लेंगे और इसको एवेल्यूएट कर लेंगे। और लिमिट्स लेने के लिए ज़रा इस रीजन को स्केच कर लेते हैं। ये हमारे पास सरफेस है जिसकी एक अपर बाउंड्री जो है ये प्लेन 4x + 2y + z = 8 है। इसकी लोअर बाउंड्री जो है वो xy प्लेन है। लेफ़्ट साइड पे इसकी बाउंड्री xz प्लेन है। बैक साइड पे इसकी बाउंड्री yz प्लेन है। ये टेट्राहेड्रन बन रही है। इस टेट्राहेड्रन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर हमने फाई कैलकुलेट करना है और उसका सम करना है, जिसको हमने ट्रिपल इंटीग्रल कहा है। अब हम इस ट्रिपल इंटीग्रल की लिमिट्स लेना चाहते हैं। याद करें ट्रिपल इंटीग्रल की लिमिट्स कैसे लिया करते हैं। अगर मैंने इसका ऑर्डर रखा है, पहले z की लिमिट्स, बाद में x की और फिर लास्ट में y की लिमिट्स, तो सबसे पहले मैं z एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है वो स्केच करूँगा। ये मैंने z एक्सिस के पैरेलल लाइन स्केच की। z की लिमिट्स लेने के लिए देखेंगे ये कि ये जो लाइन मैंने z एक्सिस के पैरेलल स्केच की है ये इस रीजन में इस वॉल्यूम v के अंदर एंटर जब हो रही है तो उस वक्त z की वैल्यू क्या है। जब ये एंटर हो रही है तो ये निचली साइड से एंटर हो रही है और यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू xy प्लेन में 0 है, तो ये z की लोअर लिमिट आ गई। अब हम देखेंगे ये कि ये जो लाइन हमने स्केच की है ये जब इस रीजन से बाहर निकल रही है तो उस वक्त z की वैल्यू क्या है। जब ये इस रीजन से बाहर निकल रही है तो इस प्लेन में से पास कर रही है जिसकी इक्वेशन 4x + 2y + z = 8 है। और इस प्लेन के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम z की वैल्यू देखना चाहें तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं। 4x और 2y को राइट साइड पर ले जाकर वो z की वैल्यू है 8 - 4x - 2। ये मेरे पास z की लिमिट्स आ गई। अब अगर हम x और y की लिमिट्स लेना चाहते हैं तो हम इस सरफेस का xy प्लेन में जो प्रोजेक्शन आ रहा है, जो xy प्लेन में पोर्शन आ रहा है उसकी मदद से लेंगे। उस पोर्शन को मैंने यहाँ दोबारा से बना लिया है। ये ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड, ये साइड कैसे आई है? ये साइड इस वाले प्लेन 4x + 2y + z = 8 का xy प्लेन में इंटरसेक्शन है। और xy प्लेन में इंटरसेक्शन के लिए z को 0 पुट कर लें तो 4x + 2y = 8। ये इस लाइन की इक्वेशन है। ये ग्रीन वाला पोर्शन मैंने यहाँ दोबारा बना लिया है xy प्लेन में ताकि मैं x और y की लिमिट्स ले सकूँ। इसमें y को 0 रखें तो x की वैल्यू 2 आ रही है, यानी इस लाइन का x इंटरसेप्ट 2 है। इसमें x को 0 रखें तो y की वैल्यू 4 आ रही है, इस लाइन का y इंटरसेप्ट 4 है। और अब मैं लेना चाहता हूँ लिमिट्स x की और y की। पहले x की लिमिट्स लेना चाहता हूँ, बाद में y की। चूँकि मैं पहले x की लिमिट्स लेना चाहता हूँ तो मैंने x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा की है। ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन जब इस रीजन में एंटर हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 0 है। x की वैल्यू 0, इसकी लेफ़्ट लिमिट आ गई। और जब ये लीव कर रही है तो ये इस लाइन में से लीव कर रही है। ये ब्लू वाली लाइन जब इस रीजन को लीव करती है तो इस गोल्डन लाइन को कट करती हुई जा रही है और इस गोल्डन लाइन की ये इक्वेशन है। और अगर हम इसमें से x मालूम करें तो 8 - 2y / 4 है। और अगर हम 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दें तो हमारे पास रह जाएगा 4 - y / 2। ये मेरे पास x की लिमिट्स आ गई। फाइनली अब हम देखना चाहते हैं y की लिमिट्स। y की लिमिट्स मालूम करने के लिए इस लाइन को नीचे की साइड पर लेकर जाएं। नीचे की साइड पर जब ये आखिरी दफ़ा इस रीजन में से पास करेगी तो वो y की लोअर लिमिट होगी और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। और इस लाइन को ऊपर को मूव करवाएं, तब ये आखिरी दफ़ा इस रीजन में से पास करेगी तो वहाँ पर y की वैल्यू 4 है और वही y की अपर लिमिट है। तो हमारे पास y की
लोअर लिमिट 0 और y की अपर लिमिट 4 आ गई। हमारे पास लिमिट्स आ गई हैं। इस ट्रिपल इंटीग्रल में लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करते हैं और इस ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल फाई dv ओवर द वॉल्यूम v का आंसर आ जाएगा। इसके लिए dz, dx और dy के आर्डर में हम हल करना चाह रहे हैं। तो पहले z की लिमिट्स हमारे पास 0 से लेकर 8 - 4x - 2y है। उसके बाद हम x की लिमिट्स लिखेंगे, वो 0 से 4 - y/2 है। और उसके बाद हम y की लिमिट्स लिखेंगे जो कि हमारे पास 0 से 4 हैं। और इंटीग्रेंड जिसको हमने इंटीग्रेट करना है वो हमारे पास 45x² है। सबसे पहले हम इसमें z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे और z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करते वक्त पहले दो इंटीग्रल्स जो हैं हमारे एज इट इज़ आ जाएंगे, 45x² एज इट इज़, और z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन में 1 का इंटीग्रल z आ जाएगा। और z की लिमिट्स मैंने राइट साइड पर लिख ली हैं, 0 से 8 - 4x - 2y। अब हमने इसकी लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर हमने x और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। तो जब हम इसमें z की लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाकी सारा कुछ एज इट इज़ आ गया। पहले दो इंटीग्रल्स एज इट इज़ आ गए, 45x² एज इट इज़ आ गया। z में लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8 - 4x - 2y आ जाएगा और माइनस जब 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और x और y के रिस्पेक्ट से अभी हमने इंटीग्रेशन करनी है। फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज़, सेकेंड इंटीग्रल एज इट इज़। इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लेंगे, वो 45 के साथ मल्टीप्लाई होकर 90 हो जाएगा, वो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर लिख लिया। बाकी जो अंदर रह जाएगा 4 - 2x - y, वो x² y से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट से, 90 बाहर एज इट इज़, 0 से 4 वाला इंटीग्रल एज इट इज़। x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने लगे हैं। फर्स्ट टर्म में 4y एज इट इज़, x² का इंटीग्रल x³/3, सेकंड टर्म में 2y एज इट इज़, x³ का इंटीग्रल x4/4, थर्ड टर्म में x² का इंटीग्रल x³/3 और y² एज इट इज़। और x के रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेशन कर ली है। x की लिमिट्स हमने 0 से 4 - y/2 लिख ली। y के रिस्पेक्ट से अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे और इसमें अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह यहाँ 4 - y/2 यहाँ लिखेंगे और बाद में -x की जगह 0 लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस सारी इंटीग्रेशन के बाद, सारी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 128। ये इंटीग्रेशन आसान सी है, ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करना आसान सा काम है, आप खुद करेंगे। और ये मैंने आपको एक प्रैक्टिस करवा दी है ट्रिपल इंटीग्रल को एवेल्युएट करने की ओवर अ वॉल्यूम v। और आज के लेक्चर के लास्ट में हम बात करने लगे हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। हमने दो तरह के इंटीग्रल्स मालूम करना सीखे हैं, एक सरफेस इंटीग्रल और एक वॉल्यूम इंटीग्रल। बाद का सरफेस इंटीग्रल एवेल्युएट करना आसान होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल एवेल्युएट करना मुश्किल होता है। बाद का वॉल्यूम इंटीग्रल एवेल्युएट करना आसान होता है और सरफेस इंटीग्रल एवेल्युएट करना मुश्किल हो जाता है। गॉस ने इन दोनों इंटीग्रल्स के दरमियान एक रिलेशन डिफाइन की है, वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के दरमियान। गॉस का कहना यह है कि अगर v एक वॉल्यूम है जिसको एक क्लोज सरफेस s बाउंड कर रही है, तो हम s सरफेस के लिए उसका सरफेस इंटीग्रल मालूम करें और वॉल्यूम v के ऊपर उसका वॉल्यूम इंटीग्रल मालूम करें, तो इनकी आपस में रिलेशन है। क्या हर सरफेस इंटीग्रल की और हर वॉल्यूम इंटीग्रल की रिलेशन है? ऐसा नहीं है। एक ख़ास तरह के सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल की आपस में रिलेशन मौजूद है। अगर फ़र्ज़ करें ए हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है जो डिफ़ाइन भी है और कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स हैं इसके ऑन एंड इनसाइड एस। ए वेक्टर फील्ड है, ये वेक्टर फील्ड डिफ़ाइन हुआ है सरफेस एस के हर पॉइंट पर और सरफेस एस के अंदर भी हर पॉइंट पर, यानी टोटल वॉल्यूम के ऊपर ये डिफ़ाइन हुआ है। तो ऐसी सूरत में गॉस कहता ये है कि अगर आप डेल डॉट ए यानी डाइवर्जेंस ऑफ ए ओवर द वॉल्यूम वी कैलकुलेट करते हैं, यानी डेल डॉट ए का वॉल्यूम इंटीग्रल एवेल्युएट करते हैं, तो ये इक्वल हुआ करता है ए डॉट एन के सरफेस इंटीग्रल के। ए डॉट एन का सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस मालूम करें या डेल डॉट ए का वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम वी मालूम करें, इक्वल आते हैं।
और इसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं अगर हमें लगे कि हमें a डॉट n ओवर द सरफेस s कैलकुलेट करना था, लेकिन सरफेस s के लिए इसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा है, तो हम डेल डॉट a ओवर द वॉल्यूम v कैलकुलेट कर लें। या डेल डॉट a ओवर द वॉल्यूम v कैलकुलेट करना मुश्किल लग रहा है, तो हम उसको तब्दील कर लें a डॉट n में और a डॉट n को ओवर द सरफेस s एवेल्यूएट कर लें, दोनों इक्वल ही हैं। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से देखते हैं। एग्जांपल है, हमने एवेल्यूएट करना है f डॉट n का सरफेस इंटीग्रल। f हमें गिवन है 4xgi माइनस वाई स्क्वेयर जी प्लस 4yz के और s हमें गिवन है कि सरफेस है, ये सरफेस एक क्यूब है, ये क्यूब बन रहा है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1 वाले प्लेन से बाउंड होकर हमने f डॉट n का सरफेस इंटीग्रल मालूम करना है इस क्यूब के लिए जो इन प्लेन से बाउंड हो रहा है। क्योंकि हमें ये जो सरफेस दी हुई है इसकी 6 साइड्स हैं, एक ये नीचे वाला प्लेन, ये लेफ़्ट साइड वाला प्लेन, बैक साइड वाला प्लेन, अप साइड वाला प्लेन, राइट साइड वाला प्लेन और ये बिल्कुल सामने वाला प्लेन। और इस सरफेस की ये जो 6 साइड्स हैं, हर साइड की इक्वेशन अलग अलग है। अगर मुझे सरफेस इंटीग्रल f डॉट n ds जब इस सरफेस s के लिए एवेल्यूएट करना है, तो मैं इन 6 साइड्स के लिए सरफेस इंटीग्रल एवेल्यूएट करके उसे ऐड करूँगा। लेकिन अगर मैं इस तरह के सरफेस इंटीग्रल f डॉट n वाले को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर लूँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से, तो क्यूब वाले पोर्शन के लिए, क्यूब वाले वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम इंटीग्रल एवेल्यूएट करना बहुत आसान होता है। हमारे पास जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो कहता ये है कि डेल डॉट a का वॉल्यूम इंटीग्रल या a डॉट n का सरफेस इंटीग्रल आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ मुझे f डॉट n का सरफेस इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है। f डॉट n के सरफेस इंटीग्रल को अगर मैं वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर लूँ तो क्यूब के लिए वॉल्यूम इंटीग्रल एवेल्यूएट करना बहुत आसान काम है, तो यही काम हम यहाँ पर करने लगे हैं। सरफेस इंटीग्रल एवेल्यूएट करने के लिए उसने कहा है, लेकिन हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर रहे हैं और f डॉट n वाले सरफेस इंटीग्रल को हम डेल डॉट f के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल ले रहे हैं। अब मुझे डेल डॉट f का वॉल्यूम इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है। उसके लिए मुझे f की डाइवर्जेंस कैलकुलेट करनी है और डेल डॉट f का फार्मूला आपको याद है। अगर f हमारे पास f1i प्लस f2j प्लस f3k हो तो डेल डॉट f इक्वल होगा पार्शल f1 ओवर पार्शल x प्लस पार्शल f2 ओवर पार्शल y प्लस पार्शल f3 ओवर पार्शल z। पार्शल f1 ओवर पार्शल x कैलकुलेट करते हैं। जब हम 4xg का पार्शल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करेंगे तो 4z आंसर आ जाएगा, प्लस पार्शल f2 ओवर पार्शल y यानी माइनस वाई स्क्वेयर का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वो माइनस 2y आ जाएगा, प्लस पार्शल f3 ओवर पार्शल z, yz का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो वो हमारे पास y आ जाएगा। इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, 4z एज इट इज़, माइनस 2y प्लस y माइनस y बन जाएगा, तो ये 4z माइनस y बन गया। ये डेल डॉट f वॉल्यूम इंटीग्रल में लिखते हैं और इस वॉल्यूम इंटीग्रल को एवेल्यूएट कर लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो इसकी लिमिट्स हैं वो बहुत आसान हैं। वॉल्यूम जो है हमारे पास वो एक क्यूब की शेप में बाउंड हो रहा है, उसके लिए हमारे लिए बहुत आसान बात है। अगर हम यहाँ से एक लाइन लेते हैं z एक्सिस के पैरेलल, तो लोअर साइड से इसका z 0 है, अपर साइड से इसका z 1 है, x भी इसी तरह से 0 से 1 तक है, y भी इसी तरह से 0 से 1 तक है। तो हमारे पास ये इंटीग्रल बन रहा है डेल डॉट f की जगह 4z माइनस वाई dx dy dz, लिमिट्स x की भी 0 से 1, y की भी 0 से 1 और z की भी 0 से 1। जब भी वॉल्यूम क्यूबिक शेप का हो तो हमारे लिए ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v एवेल्यूएट करना बहुत आसान होता है। इंटीग्रेशन अब हमने करनी है और चूँकि लिमिट्स में कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है तो हम सिंपल x, y और z के इंटीग्रल सॉल्व करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस वक्त इंटीग्रेंड में दो रकमों का डिफरेंस है, तो हम इसे दो इंटीग्रल्स के माइनस की शेप में लिख लेते हैं। पहला इंटीग्रल 4z का हो जाएगा,
4 बीच में से कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। दूसरा इंटीग्रल हमारे पास -y का हो जाएगा। पहले इंटीग्रल को इंटीग्रेट करते हैं तो 4 एज इट इज़, z की इंटीग्रेशन z²/1, x वाली कोई रकम नहीं है, यानी 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से वो x हो गई, उसकी लिमिट 0 से 1। y की भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पे 1 dy है, 1 dy का इंटीग्रल y हो गया, उसकी लिमिट 1। सेकेंड इंटीग्रल में y की इंटीग्रेशन y²/2 हो जाएगी, x नहीं है, उसकी इंटीग्रेशन x हो गई, उसकी लिमिट 0 से 1। और z वाली कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो 1 का इंटीग्रल z के रिस्पेक्ट से z हो गया, लिमिट 0 से 1 आ गई। लिमिट्स सॉल्व कर लेते हैं, आसान सा काम है। जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 3/2 आ गया। ये हमने डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल किया है। एक सरफेस इंटीग्रल f डॉट n सॉल्व करना था, उस सरफेस इंटीग्रल f डॉट n को हमने वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट f में चेंज कर लिया, और वॉल्यूम इंटीग्रल यहाँ पे एवेल्यूएट करना बहुत आसान था। आज हमने सरफेस इंटीग्रल सीखा है, वॉल्यूम इंटीग्रल सीखा है, और सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल की आपस में रिलेशन सीखी है विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और उसका इस्तेमाल किया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वेक्टर एनालिसिस का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम को सीखेंगे और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे।